नमस्कार। और यूएस ईरान की जंग गहराने का असर कमोडिटी मार्केट्स पर साफ दिखाई दिया है। कच्चा तेल 116 के आसपास है और वहीं हमने रुपए को एक नया लो बनाते हुए आज यहां देखा है। कैसे कारोबार करें, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मिरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले तो रुपये पे एक सेंस लेना चाहेंगे। जिस तरह से हमने आज बहुत आसानी से 95 निकलते हुए देखा है, एक नया लो इस ये महीना आई थिंक 2020 के बाद सबसे कमजोर महीना रहा है रुपए के लिए और करीब 5.5% की गिरावट इस क्वार्टर में। पहले तो नमस्ते मनीषा मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। रुपये में यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो अभी भी फिलहाल काफी डॉलर स्ट्रांग लग रहा है और ऊपर में 96.20 का टारगेट तक दिख रहा है। यहाँ से अभी भी कोई ऐसे आसार नहीं है कि रुपये स्ट्रांग हो सकता है। डिप आए तो बाय करना चाहिए। नीचे में अभी भी 92.68 का स्ट्रांग सपोर्ट है। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड इसमें बुलिश है। ये अपना चैनल अपर चैनल बाउंड्री को टेस्ट करने एक बार आएगा। 95.80 और 96.20 का हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें दिख रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग लग रहा है एट प्रेजेंट। और अगर आई डोंट नो इतना बड़ा एक साइट है या नहीं राकेश जी, लेकिन अगर अगले क्वार्टर की बात की जाए, अप्रैल मई जून, तो रुपए की क्या रेंज नजर आती है? मैं ये नेक्स्ट 3 मंथ के हिसाब से ये टारगेट दे रहा हूँ एक्चुअली। और आपको नहीं लगता कि एप्रिसिएशन एट ऑल देखने को मिलेगा? मैं तो हर डिप में इसे बाय में जाऊंगा। आप डॉलर इंडेक्स को भी अगर देखोगे तो मेरे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ऑलराइट। वंदना, आपकी क्या सेंस है रुपए को लेकर? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हर जो $5 का इंक्रीज है वो 30-40 पैसे का यहाँ पे डेप्रिशिएशन देता है रुपये को। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक बार एक फियर है और पोजीशन से ऑप्शन से बनी हुई है $120 तक। तो अगेन हम यहाँ पे $17-18 अगर हम अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट हम मतलब कि बहुत जल्दी यहाँ पे कम से कम ₹1.5 तक की जो गिरावट है वो आता हुआ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 96.5 से लेके 97 वाला एक जोन रहेगा जहां रुपया इमीडिएट एक जो डाउनसाइड है वो ले सकता है। अगर दूसरे फैक्टर्स को भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कैड भी यहाँ पे बढ़ने वाला है और इस सब के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि एक ट्रस्ट फैक्टर फॉर द टाइमिंग यहाँ से जा रहा है और इकोनॉमी और रुपया से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है इक्विटी। और जी हाँ, जिस तरह से हमने यहाँ पर कच्चे तेल में बढ़त आते हुए देखी है, एफआई आउटफ्लोज है, इक्विटी बाजार नीचे हैं, आरबीआई ने जो कल इतनी बड़ी यहाँ पर मूव करी उसके बावजूद भी यहाँ पर रुपया टिकता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि हमने एक और नया लो यहाँ पर बनाया है। तो जोरदार गिरावट यहाँ पर रुपए में। कच्चे तेल पर एक राकेश आपसे सेंस लेना चाहेंगे। 116 पे हम खड़े हैं, $100 के ऊपर लगातार ये दूसरा हफ्ता है। यहाँ से प्राइसेस क्या लगते हैं? पहले तो ट्रेंड इज द फ्रेंड कहूंगा इसमें, और ये बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। इसमें देखा जाए तो क्रूड डब्ल्यूटीआई में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है पहले तो। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव कंफर्मेशन। जो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था बीच में, जैसे सर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज आई थी तो मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखा था जिसमें लोअर सर्किट भी लगा था, बट दैट वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी ऊपर में $103 अगर ये निकालता है तो स्ट्रेट अवे 107 एंड $112 तक का टारगेट देख सकते हैं। नीचे में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है $100 और $97। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो 9700 और 9750 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। पिछली बार यहाँ से ही एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा गया था, तो मार्केट वहां ही होवर कर रहा है अभी एट प्रेजेंट में। तो यहाँ से मैं बाई के लिए जाऊंगा और नीचे में स्टॉप लॉस 9570 का है और ऊपर में मैं 10,000, अगर 10,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो उसके बाद मैं सीधा 10,500 लेवल तक का टारगेट देख रहा हूँ। ऑलराइट। वंदना, एल्यूमिनियम में क्या करने की राय देंगी? 4.5-5% की तेजी के साथ आज यहाँ पर कारोबार है, जिस तरह की खबरें मिडल ईस्ट से आई हैं। जी, यहाँ पे डैमेजेस हो रहा है, डिसरप्शंस हैं यहाँ पे और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। 30-40% जो है क्रूड इनपुट्स होते हैं इसमें, तो क्रूड का भी यहाँ पे एक प्रीमियम देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार की जो हाई लगी हुई थी 361, उससे तो ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ती रही वॉर की तो एक बारी हम यहाँ पे 380 से लेके 385 वाला जोन जो है वो एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं। और ये क्विक रिएक्शन वाली कमोडिटी होगी, कोई भी डीएस्केलेशन होगा तो सबसे ज्यादा फॉल भी फिर एल्यूमिनियम में ही आता हुआ देख सकते हैं। राकेश, आप यहाँ पर सोने चांदी में क्या करने की राय देंगे? फिलहाल ये पुल बैक है मैम। एक्चुअल ओवरऑल ट्रेंड अभी भी शॉर्ट टर्म करेक्शन में है। लॉन्ग टर्म वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अपसाइड रैली, बट ये पुल बैक रैली है जिसमें गोल्ड आज सुबह भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है, तो ऊपर में अभी 4,600 लेवल देखना बहुत जरूरी है। और इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं देखूं तो 1,50,000
एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच करेगा तो 1,54,000 तक भी जा सकता है ऊपर में। तो ओवरऑल थोड़ा ट्रेंड बुलिश है। नीचे में जो बॉटम सपोर्ट पकड़ के बैठा है 1,44,000 का है, और डॉलर टर्म में 4,400 जो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट उसके नीचे नहीं जाता है तो इसमें थोड़ा बहुत अपसाइड पुल बैक देखेंगे। सिल्वर में भी $75 एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है अपसाइड में, और नीचे में $68, ये $67 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो थोड़ा बहुत एक अपसाइड पुल बैक शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स इज एट वेरी क्रूशियल जंक्शन। $101 पे उसका एक ब्रेकआउट है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट में तो देन वी कैन एक्सपेक्ट डॉलर इंडेक्स टू गो टिल 102 एंड 104। तो आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर पे वो फिर थोड़ा प्रेशर बना सकता है, सेलिंग प्रेशर। तो इसलिए सेल ऑन राइज लग रहा है गोल्ड सिल्वर। ब्रेक में जाएं उससे पहले वंदना, एक फाइनल कॉल आपसे एग्रीकल्चर पे, अगर आपको लगता है कुछ किया जाना चाहिए। मुझे स्पाइसेस यहाँ पे बढ़िया लग रही है। स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि फिर से मूव आ रही है, और एक्सपोर्ट कमोडिटीज यहाँ पे थोड़ी सी वो थी स्लगिश। 22,300 के करीब यहाँ पे जीरे में यहाँ पे बाइंग की एडवाइस रहेगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 23,000 तक प्राइसेस जा सकता है। एसएल यहाँ पे मेंटेन जरूर करें 21,800 का। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया है, ये हम अपना कोरिएंडर। प्रोडक्शन कम है, एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पे 13,500 के करीब भी आ सकता है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी कमोडिटीज़ हैं जहां पर बाय कॉल्स हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको दी हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, एंड वंदना आपका साथ जुड़ने के लिए। पर इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूएस ईरान की जंग की वजह से जो यहाँ पर फल सब्जियों पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी डिटेल्स लेंगे। Ammonia steel. यूएस ईरान की गिराती जंग ने फल और सब्जियों से किसानों से लेकर एक्सपोर्टर्स तक की हालत खराब की है। मंडियों में तरबूज ₹2 प्रति किलो बिक रहा है तो केला ₹3 प्रति किलो के भाव पर है। वहीं ना के बराबर एक्सपोर्ट होने की मार से एक्सपोर्टर्स भी यहां पर काफ़ी मुश्किलें झेल रहे हैं। कैसे हैं मौजूदा हालात, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनाना एक्सपोर्टर संदीप अग्रहारी, नासिक फार्मर एसोसिएशन के निवृत्ति विश्वनाथन और शोलापुर के बनाना किसान अरुण गारे। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास आए उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर सांतिया गोरा मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। सांतिया, क्या कुछ सिचुएशन है, पहले तो उसे कॉन्टेक्स्ट में डालिए। देखिए मनीषा, इस चीज़ को दो तरीकों से समझते हैं। सबसे पहले कि इस पूरी स्थिति का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके बाद समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले किसानों की बात करते हैं, और जो महत्वपूर्ण फसलें हैं यहाँ पे हमने सब देखा कि अंगूरों का क्या हाल हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट पहले यूक्रेन हुआ करता था, रशिया हुआ करता था। जो यूक्रेन रशिया की वॉर के वक्त जो हाल अंगूरों का हुआ था, वो फिलहाल तरबूज, खरबूजा, केला और कुछ हद तक प्याज का भी हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर आप केले की बनाना की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले साल का 4.5 लाख मिलियन $4.37 मिलियन यूएस में रहा है, और इसका 90% गल्फ को जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट सिर्फ बनाना के लिए गल्फ का है। सेम हाल जो है वो प्याज का भी है, खरबूजे का भी और तरबूज का भी। तो अब हो क्या रहा है कि एक्सपोर्टर्स इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब इक्का दुक्का 1-2 पोर्ट ही आगे गल्फ में चालू हैं। तो यहाँ से अगर आप कंटेनर आगे भेज भी दे रहे हैं पोर्ट पे, तो वो ट्रांजिट में अटक जा रहा है, या डिले हो जा रहा है, या इतना लंबा ट्रांजिट पीरियड हो जा रहा है कि खराब हो रहा है। तो एक्सपोर्टर्स अब वो रिस्क नहीं ले पा रहे कि नया माल खरीदें, क्योंकि उनके पास अब स्टोर करने के लिए जगह नहीं बची। उनके शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनके लिए वो फायदे का सौदा रहा नहीं। तो अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, नुकसान उठा करके जो उनका पैक हुआ हुआ तैयार हुआ हुआ माल है, उन्हें अब वो डोमेस्टिक मार्केट में उतारना पड़ रहा है, जिसकी चलते दाम धड़ाम से गिर चुके हैं। अब इसका सीधा असर किसानों पे भी है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स उनसे खरीद नहीं पा रहे हैं माल, और दूसरा जो माल एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट में उतार रहे हैं उससे दाम पूरी तरीके से गिर रहे हैं। आप सिर्फ तरबूजों की बात करें तो पिछले साल तक जो तरबूज ₹30 किलो तक किसान को कमा के दे रहा था, आज की तारीख में नासिक में आप हाईवे की तरफ जाएंगे तो ₹100 में करीब 6 तरबूज आपको मिल रहे हैं।
अगर हम केलों की बात करें तो 24 रुपए तक जो केले किलो के हिसाब से एक्सपोर्टर्स खरीद रहे थे किसानों से, अब वो 7-8 रुपया भी नहीं दे पा रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू मार्केट में जब किसान उस फसल को उतार रहे हैं तो उनको 1 से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अपना माल बेचना पड़ रहा है। तो ये तो हाल है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज के साथ तो वैसे ही इतने सारे इश्यूज कई सालों से ऑलरेडी चलते आ रहे हैं कि जरा सा भी कहीं ट्वीक होता है तो उसका सीधा असर जो है वो मंडी में दिख जाता है। प्याज के दाम भी गिर गए हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं इस बारे में बात करने के लिए। और अगर हम बात करें इन सब फसलों की तो इसके अलावा एक्सपोर्टर्स का, जैसे मैंने कहा कि उनके पास अब कैपेसिटी, इतना रिस्क लेने का कोई उनके लिए मतलब नहीं बनता, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि ये हालात कब कितने दिन तक रहेंगे। तो स्टोर भी कितने दिन तक करके रखें। अगर आप पोर्ट के ऊपर अपना कंटेनर खड़ा भी कर रहे हैं, प्लग इन पॉइंट की वहां समस्या हो जा रही है कि कितने दिन तक आप प्लग इन पॉइंट को रिजर्व करके रखेंगे। तो बड़ा भारी संकट किसानों और एक्सपोर्टर्स दोनों के लिए, मनीषा। तो जैसे कि अगर हम किसानों से सबसे पहले मैं एक्सपोर्टर्स से अगर बात करना चाहूं तो संदीप अग्रहारी जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप जरा समझा सकें कि एज एन एक्सपोर्टर, आप निर्यात करते हैं केलों का, तो आपको फिलहाल किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? आप कितना माल अपना भेज पा रहे हैं गल्फ कंट्री में और किस तरह का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? संदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। संदीप जी से बात यहाँ पर नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उनको जोड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। इसी टाइम में हमारे पास नासिक फार्म एसोसिएशन के निवृत्ति विश्वनाथन है। निवृत्ति जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जैसे हमें अभी सांतिया बता रही थी, काफी सारी मुश्किलें हैं यहाँ पर। क्या कुछ आप एज अ फार्मर एसोसिएशन फिलहाल यहाँ पर करने की कोशिश में हैं? नमस्कार जी। नहीं, देखिए, अभी किसान तो बहुत हालत में है। एक तरफ वार चालू है और दूसरे तरफ किसान के ऊपर इधर वार दूसरा चालू है, क्योंकि किसान को 1 किलो प्याज बनाने के लिए 20 रुपया खर्चा आता है और मंडी में किसान को बेचना पड़ता है 7-8 रुपया केजी। और उत्पादन लागत जो है वो तो छोड़ो, लेकिन वाहतुक का खर्चा भी किसान का नहीं निकल रहा है। हेलो जी, तो आपने प्याज की बात की निवृत्ति जी, तो आपके महाराष्ट्र के अलावा आपका जो एसोसिएशन है वो देश के कई और राज्यों में भी फैला हुआ है, तो वहां पे अगर आप समझा सकें कि क्या वहां पे चाहे वो प्याज हो या बाकी कोई भी फसल हो, कितना वहां पे निर्यात करने वाले जो एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं वो क्या आपका माल खरीद पा रहे हैं? अभी नहीं खरीद पा रहे तो आप लोग उसको डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू मार्केट में कितने दाम पे उतार रहे हैं? कितना घाटा आपको उठाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, अभी क्या हुआ, ये जो वार चालू है, युद्ध की परिस्थिति में एक्सपोर्टर भी मंडी में माल नहीं लेता है। थोड़ा बहुत कोलंबो चालू है, उसके लिए थोड़ा सा आधार किसान को मिल रहा है। बाकी दुबई, इतर कंट्री में कम जा रहा है, मतलब 90%, 10% जा रहा है। और ये जो कोलंबो जो है उधर थोड़ा बहुत चालू है, लेकिन ये डोमेस्टिक का अभी पहले नासिक में ज्यादा करके प्याज होता था, अभी पूरा हिंदुस्तान में प्याज हो रहा है कम ज्यादा पैमाने पे। तो इसका वजह से क्या होगा, ये जो एक तो अपना गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था NHRDF, इन्होंने भी ये प्याज का प्रसार और प्रचार कर दिया, तो प्याज का इतना पैदावार तैयार हो रहा है कि वो एक्सपोर्ट करके भी अपने इधर बहुत मुबलक प्याज बनता है, लेकिन सरकार कोई किसान के पास देखने को तैयार नहीं है। निवृत्ति जी, जैसे आपने कहा कि 1 किलो प्याज बनाने के लिए 20 रुपए का यहाँ पर खर्चा आता है, 6-7 रुपए ऑलरेडी यहाँ पर हैं। जिस तरह की स्थिति की आपने यहाँ पर बात की है, किस तरह के प्याज के भाव आगे जाकर फिर रह सकते हैं? नहीं, देखिए, ये केंद्र सरकार जो की जी नीति है, मतलब किसान को जब प्याज मिलने का समय आता है तो ये एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, और जो किसान को 1-2 रुपया 4 रुपया भाव मिलता है तो केंद्र सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन जब भाव बढ़ता है तुरंत ये केंद्र सरकार एक्शन मोड में आके हमारा किसान को जो मिलने वाला था, जो 2 रुपया मिलता है, वो भी खींच के लेते हैं ये किसान के तरफ से केंद्र सरकार। और दूसरी बात, ये जो नाफेड NCCF का जो मसला है, ये सीधा मंडी में माल नहीं लेते और सरकार के गोदाम में नहीं रखते, ये प्राइवेट जगह पे रखते। इसका कारण ये माल अच्छा मंडी में बेच देते और खराब माल सरकार को दे देते। इसमें भी ग्राहक का ही फायदा होता नहीं, किसान का भी फायदा होता नहीं। केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसका हम लोग किसान को बहुत भुगतना पड़ता है। अभी ये जो वार चालू है, इराक, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तो ठीक है,
ये चालू की वजह से, लेकिन जब युद्धजन्य परिस्थिति भी नहीं रहता है तब हम किसान लोग, ये प्याज का जो किसान है बहुत दिक्कत में आता है केंद्र सरकार की वजह से। अभी भी जैसा कि मनीषा मैंने आपसे कहा कि प्याज ऐसी चीज है कि जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत जल्दी से दाम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पहले से ही उनको निर्यात को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद से, चाहे बम्पर प्रोडक्शन हो चाहे इन्फेस्टेशन हो, इस वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ऊपर से अब ये पर एक बहुत वैलिड मार भी पड़ गई। एक वैलिड पॉइंट उन्होंने यहाँ पर कहा सांतिया कि 20 रुपए लागत है आपकी और आपको मिलता है 7 रुपए, और उसके ऊपर से कुछ यहाँ पर हो जाए तो क्लियरली काफी चिंता की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी कहा कि ना किसान और ना उपभोक्ता या कंज्यूमर दोनों को ही उसका फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ शोलापुर से बनाना किसान अरुण गाडे भी हैं। अरुण जी नमस्कार। और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर चाहे वो घरेलू नीतियां हैं या फिर ये जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है उसका एक इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं अपने ऊपर आता हुआ? क्या हुआ है मालूम है सर, ये सोलापुर में बहुत, महाराष्ट्र में बहुत खेती जो है वो केले का खेती रहता है और बहुत खेती खराब हो रहा है। अभी क्या होता है मार्केट में कुछ भी रेट नहीं मिल रहा है अभी। एक रुपए से 5 रुपए। अरुण जी आपकी लागत क्या है और फिलहाल क्या भाव आपको मिल रहा है? अभी 1 रुपए से 5 रुपए तक अभी चल रहा है। 25 रुपए मार्केट था केजी का, 1 केजी का। अभी आता 1 केजी का मार्केट रहा है 1 रुपए से 5 रुपए तक। कैसा करेगा किसान, क्या करेगा? 5 रुपए तो 1 किलो में खर्च आता है उसको बनाने के लिए। थोड़ा कॉस्ट है 5 रुपए किलो का। तो हमारे कैसा करेगा? बहुत किसान, बहुत आपको महाराष्ट्र में सब अच्छा माल जो है 13.5 किलो केजी का माल जो है वो सब ईरान को जाता है। और युद्ध जैसा लागू है वैसा सब माल रुका है सोलापुर में। बिल्कुल। मनीषा, हमारे साथ संदीप अग्रहारी जी भी हैं। संदीप जी जो हैं एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं केले के। संदीप जी आपसे समझना चाह रहे हैं, जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने पहले बताया था कि पिछले, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के पहले तक जो जिस माल के आप 24 रुपए लेके खरीद रहे थे, इस बार अब आप उसके 7-8 रुपए देने की भी स्थिति में नहीं है। आपका कितना नुकसान चल रहा है? क्या आपके कुछ कंटेनर्स फंसे हुए हैं? निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स की क्या स्थिति है? संदीप जी, क्या आप? संदीप जी, केले के निर्यात को लेकर अब क्या स्थिति है? नहीं, संदीप जी से बात ही नहीं यहाँ पे हमारी हो पा रही है। लेकिन जैसे हमें यहाँ पर अरुण जी बता रहे थे सांतिया की काफी दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या लागत है, क्या प्राइसेस थे और क्या यहाँ पर मिल रहा है। एक्सपोर्टर संदीप जी हैं लेकिन उनसे वहां पर बात नहीं हो पा रही है। अरुण जी, अब जिस तरह से ये साल या ये सीजन आपके लिए रहा है, आगे जाकर अब क्या करने का प्लान है? कुछ भी नहीं कर सकता है ना। उस खेत में खेत वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या करेगा? ऐसा ही ऐसा माल रह गया है ना। वो उसका प्रोडक्ट भी नहीं, उसका प्रोडक्ट का खर्च भी नहीं निकला है अभी। बहुत परेशान है। तो अच्छा, अगर अरुण जी आप थोड़ा समझा सकें कि केले की जो फसल होती है वो कौन से महीने में लगाई जाती है, कितने महीने तक रहती है? 12 महीने भी केले का फसल रहता है। अभी रमजान का ये था ना, अभी मार्केट तो बहुत अच्छा रहता था इसमें रमजान में, तो रमजान भी पूरा गया है ना। बिल्कुल मनीषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद हो जब हम आप ही के शो पे जब हम किसानों की के साथ साथ जब हम राइस एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे थे, हमने तब भी ये बात की थी कि रमजान जो है वो बहुत बड़ा महीना हमारे लिए गल्फ के बिजनेस को लेकर के था, और उसका मिस हो जाना बहुत बड़ा झटका भारतीय किसानों के साथ साथ भारतीय निर्यातकों को भी लगा है। जैसा कि आपने सुना, अरुण जी बता रहे थे, निवृत्ति जी बता रहे थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्याज के लिए 20 रुपए है, और उसमें आप ये समझें कि उसके जब आपको 7-8 रुपए मिल रहे हैं। केले की बात अभी हमारे सामने अरुण जी ने की। मुझे तरबूज की बात बताने दें आपको। तरबूज जो है वो पिछले साल इन्हीं किसानों ने 30 रुपए में बेचा था, 30 रुपए किलो के हिसाब से बेचा था, और अब जो है उन्हें 3 से 4 रुपए किलो के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। तो इतना फर्क है। और सेम ही हाल खरबूजे का भी है, क्योंकि मिलती जुलती फसलें हैं तो मिलती जुलती लागत है और मिलती जुलती समस्याएं। इसके अलावा अभी एक और आशंका जो बनी हुई है, फिलहाल के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्टिलाइजर पे अगर खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट पड़ता है तो। एंड देन सांतिया, ये एल निन्यो वाला साल है, तो हमें नहीं मालूम हम कहां पे यहाँ पर जा रहे हैं, तो क्लियरली एक मुश्किल साल यहाँ पर किसानों के लिहाज से हो सकता है। लेकिन हम ब्रेक में जाएं उससे पहले अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर जो कम रेट है उसी में यहाँ पर निकालना पड़ेगा,
कोई सपोर्ट यहाँ पर फिलहाल नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल या स्टेट की तरफ से। क्या कुछ मांग रखी है आपने, किसानों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एफपीओज के थ्रू? सरकार की जब जिम्मेदारी है, वो सरकार ने उसको मध्यस्थी करना पड़ेगा ना। वो खेत वाला क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है मैडम। ऑलराइट, इसके सरकार की जिम्मेदारी है ना वो सब। तो क्लियरली निवृत्ति जी और अरुण जी जैसे हमें बता रहे हैं कि सरकार को यहाँ पर आकर कुछ मदद करनी ही होगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल समय फिलहाल यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने के लिए कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं और हम लगातार ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सांतिया जैसे हम बात करते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं। आप इसको रख नहीं सकते कि एक महीना पड़ी रहे, तो वो भी नहीं हो सकता। ना ये फार्म से निकल रहा है, ना ये कस्टम्स में जा रहा है, ना ये कोल्ड स्टोरेजेस भी नहीं है। बिल्कुल मनीषा, मैं उसी पे आने वाली थी। अगर आप सोलापुर की बात करें जहाँ पे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है केले के लिए, अब वहां पे जगह ही नहीं बची है कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत उम्मीद थी निर्यातकों को, उन्होंने अपना कोल्ड स्टोरेज में पूरा माल भर लिया। उन्हें लगा कि चलो कुछ एक हफ्ते में जब ये हालात सुधरेंगे या संभलेंगे तब एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो नए माल को कोल्ड स्टोरेज में रखने की भी जगह नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? आप डोमेस्टिक मार्केट में उतारिए। फिर भी अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है कि किसान का नुकसान हो रहा है, और जैसा कि निवृत्ति जी ने बताया कि फायदा तो उपभोक्ताओं का भी नहीं हो रहा है। तो क्लियरली काफी मुश्किल से यहाँ पर बात है। सांतिया एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर सामने भी रखने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज।